हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्राइम अनकवर्ड। आई एम एडवोकेट ऋतु सिंह। तो आज हमारा बीएनएस का लेक्चर 2 है। इसके पहले मैंने लेक्चर 1 लिया है जिसमें मैंने आपको सेक्शन 1 बीएनएस भी आपसे डिस्कस किया था, जो कि आईपीसी में सेक्शन 1 to 5 है। आज के इस लेक्चर 2 में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सेक्शन 6 to 52A आईपीसी, जो कि सेक्शन 2 बीएनएस में दिया गया है। कम्प्लीटली सेक्शन 2 बीएनएस में नहीं है। सेक्शन 2 एक्चुअल में बीएनएस में डेफिनेशंस है, जो कि पहले चैप्टर सेकंड जनरल एक्सप्लेनेशंस आईपीसी में था। जैसे आपका सेक्शन 6 और 7 आईपीसी का है, वो बीएनएस के सेक्शन 3 में दिया गया है। सेक्शन 3 में आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। वो इसलिए क्योंकि सेक्शन 3 में ही सेक्शन 34 दिया है और उसके आगे के जितने कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड सेक्शंस हैं वो सेक्शन 3 में दिए गए हैं। तो वो बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट सेक्शन थोड़ा हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसमें थोड़े कॉन्सेप्ट भी आपको बता पाऊँ। तो मैं उसको इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे सेक्शन 2 बीएनएस डिस्कस करूँगी और सेक्शन 6 7 आईपीसी को छोड़ करके, और सेक्शन 34 और बाकी कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं, यानी कि सेक्शन 38 तक, 34 to 38 तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीएनएस में चैप्टर 1 जो है उसकी हेडिंग है प्रिलिमिनरी। उसमें सेक्शन 1 दिया है, जो कि आपका शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन बताता है बीएनएस का। सेक्शन 2 जो दिया है वो डेफिनेशन का एक पूरा सेक्शन है, जिसमें सिर्फ जितने भी वर्ड हैं जो कि आईपीसी में यूज़ किए गए हैं उनका डेफिनेशन उसमें दिया हुआ है। और सेक्शन 3 आपका एक अलग सेक्शन है। बस ये 3 सेक्शन आपके फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी में बीएनएस में दिए गए हैं। अब आइए और नेक्स्ट स्लाइड पे हम तो आगे का मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक जनरल परसेप्शन दीजिए, अपना रिव्यू दीजिए वीडियो को लेकर के, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि किस टाइप का और अच्छा कंटेंट मैं बना सकती हूँ। इम्प्रूवमेंट के लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस। देखिए, आईपीसी में आपका डेफिनेशन नाम का कोई सेक्शन नहीं था, ये नया ऐड हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ न्यू एडेड लिख दिया है। यहाँ पे लिखा है कि इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका मतलब इस लाइन का ये हुआ कि जब तक आपके बीएनएस में किसी भी प्रोविज़न में अगर कोई भी डेफिनेशन का सेक्शन 2 में आने वाले जो भी वर्ड्स जिनका डेफिनेशन दिया गया है अगर बीएनएस में कहीं भी यूज़ हो रहे हैं, तो हम यहाँ सेक्शन 2 से ही लेंगे। जब तक किसी प्रोविज़न में ये ना लिखा गया हो कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सेप्शन, तब तक हम जो भी डेफिनेशन होंगे वो सेक्शन 2 का ही मान के चलेंगे। तो पहला आपका डेफिनेशन 2 में दिया हुआ है एक्ट का। आईपीसी में यही डेफिनेशन दिया था सेक्शन 33 में। इसमें लिखा है कि एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। मतलब एक्ट का मतलब एक सिंगल एक्ट भी होता है और सीरीज ऑफ एक्ट्स भी होता है। अब अगर आप आगे एक डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ लिखा है एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक्ट ही नहीं आएगा, ओमिशंस भी आएगा। मतलब कि सिंगल एक्ट, सिंगल ओमिशंस, सीरीज ऑफ एक्ट्स और सीरीज ऑफ ओमिशन, ये सारे आपके एक्ट में आएंगे। सेकेंड डेफिनेशन आपकी दी गई है एनिमल की, जो कि आईपीसी में सेक्शन 47 में था। एनिमल का मतलब कोई भी लिविंग क्रिएचर हुआ अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। तो बहुत लोग सोचेंगे कि भाई ये तो नेचुरल सी बात है कि ह्यूमन तो एनिमल है नहीं, बट बायोलॉजी में एक्चुअल में ह्यूमन को भी एनिमल कहा जाता है, तो शायद ये भी रीज़न एक है। तो यहाँ पे इसलिए क्लियर किया गया है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, वो सारे के सारे एनिमल में आएंगे। थर्ड डेफिनेशन आपकी जो है ये न्यू ऐड की गई है यहाँ पे। चाइल्ड जो है, चाइल्ड का कोई डेफिनेशन आईपीसी में नहीं दिया गया था, तो चाइल्ड का यहाँ डेफिनेशन दिया गया है कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से बिलो है। 18 साल से कम का जो भी व्यक्ति होगा उसको हम चाइल्ड मानेंगे। फोर्थ डेफिनेशन आपकी दी गई है काउंटरफिट की। काउंटरफिट की जो डेफिनेशन थी आईपीसी में वो सेक्शन 28 में दी गई थी। तो अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग। अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई ऐसी चीज़ बनाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ से मिलती जुलती हो, रिजेंबल करे, रिजेम्बलेंस हो उसका,
और वहाँ बनाने के पीछे उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो रिजेम्बलेंस के थ्रू क्या करना चाह रहा हो, डिसेप्शन प्रैक्टिस करना चाह रहा हो, या फिर वो जानता हो कि अगर वो एक रिजेंबल करने वाली मिलती जुलती चीज़ को बनाएगा तो उससे डिसेप्शन किया जा सकता है, मतलब धोखा दिया जा सकता है, किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए मैंने ये जो बेरेक्ट है ना, बेरेक्ट के सेक्शंस को यहाँ पार्ट में लिखा है। वो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि बहुत लोगों को बेरेक्ट पढ़ने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है। तो बहुत बार पैराग्राफ समझ नहीं आते हैं, लाइन समझ नहीं आते, तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि इसको मैं पार्ट वाइज लिख के आपको पार्ट वाइज समझाऊँ, और लिखा भी है उसी फॉर्म में ताकि आप इसको समझ पाए। ठीक है, तो ये काउंटर फिट था। अब हम आगे आते हैं, तो आगे आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन 1 जो है ये क्या बताता है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटर फिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी ने, अब जब मान लीजिए कोई फर्जी सिग्नेचर डाल रहा है या फिर कोई ऐसा कुछ बना रहा है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनाए। अगर वो बना लिया है मिलती जुलती चीज़ जिससे कि धोखाधड़ी की जा सकती है, किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो वो भी आपका इसमें काउंटर फिट में आएगा। अब एक्सप्लेनेशन 2 देखिए, तो एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा है कि व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय। अब देखिए, अगर किसी ने मिलती जुलती चीज़ बना ली है और उस मिलती जुलती चीज़ की वजह से किसी को डिसीव किया जा रहा है, मतलब कि किसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अगर, तो यहाँ पे कोर्ट अपने आप प्रिज्यूम कर लेगी, इट शैल प्रिज्यूम दैट, जब तक कोई कॉन्ट्रैरी यानी कि कोई एविडेंस ऐसा ना दिया जाए उसके ऑब्जेक्शन में, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि वो जो पर्सन ने मिलती जुलती चीज़ बनाई है उसका इंटेंशन था किसी को धोखा देने का। वही चीज़ आगे यहाँ लिखा है कि दैट द पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग इंटेंडेड बाई मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। ये सब कुछ सेम है, ये पूरा काउंटरफिट का ही डेफिनेशन आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका लिखा है ना, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, इससे ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मिलती जुलती चीज़ बनाई जा रही है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि आपने किसी को धोखा देने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ही आपने ये चीज़ बनाई है। अब आपका फिफ्थ डेफिनेशन है वो कोर्ट का है। ये डेफिनेशन आईपीसी में सेक्शन 20 में दिया गया है। यहाँ लिखा है कि अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाई लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज़ एम्पावर्ड बाई लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी। मतलब कोई जज हो, जो कि कोर्ट में आप देखते होंगे ना, जो जज बैठते हैं वो ही जज जिनको कि जुडिशली मतलब उनको पावर मिली हुई है जुडिशल एक्ट्स को करने की, उनको हम जज कहते हैं। या फिर बॉडी ऑफ जजेस यानी कि कोई कमेटी अगर बन रही है, वहाँ पे जजेस का जो बेंच होता है, वो सारे आपके बॉडी ऑफ जजेस, ये लोग जो हैं ये जुडिशली एम्पावर्ड लोग होते हैं। इन्हीं को जज या बॉडी ऑफ जजेस कहते हैं। इन्हीं को कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कोर्ट का डेफिनेशन अब बहुत लोग समझते हैं, पहले तो जैसे लोकल या कॉमन लोग समझेंगे ना, कोर्ट का मतलब एक जगह है, बट अगर आप बीएनएस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोर्ट का मतलब जज या बॉडी ऑफ जजेस है हु इज एक्टिंग जुडिशली। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन सिक्स्थ है डेथ का। ये आपका आईपीसी में सेक्शन 46 में दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा है कि डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, डेथ का मतलब यहाँ क्या है कि किसी इंसान का मर जाना, जब तक कोई ऐसा ऑब्जेक्शन या कोई ऐसा उसके कॉन्ट्ररी कुछ ना प्रूफ हो। अब आपका सेवेंथ डेफिनेशन है डिसऑनेस्टली, जो कि आपका सेक्शन 24 में दिया गया है। आपको तो पता ही होगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है, कई बार एग्जाम में पूछते भी हैं। तो इसका डेफिनेशन है डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा कर रहा है अगर कोई, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। एग्जाम में आपसे कई बार अक्सर पूछा जाता है कि ये जो इंटेंशन वर्ड है, यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि ये जो वर्ड है इंटेंशन, एक्चुअल में वहाँ पे सेक्शन 24 आईपीसी जो था पहले, उसमें क्या लिखा गया था। इंटेंशन लिखा गया था कि नोइंग इट टू बी लाइकली लिखा गया था, क्या लिखा गया था, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन में जहाँ कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको बताऊंगी, केस लॉज भी बता दूंगी जहाँ इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे डेफिनेशंस को याद करिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मोस्टली डेफिनेशन के वर्ड्स पूछे जाएंगे कि वहाँ पे वर्ड्स क्या यूज़ होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका सेक्शन 8। ये जो आपका दिया है डॉक्यूमेंट इसमें, जो कि आईपीसी में सेक्शन 29 था, और इसमें लिखा है कि एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। अगर कोई भी मैटर
एक्सप्रेस किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए, मतलब लिखा जाए या उसके बारे में कोई भी डिस्क्राइब किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, कोई भी चीज़ किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, ये कोई मैटर नहीं करता वो सब्सटेंस क्या है, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर कोई भी चीज़ लिखा जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, कैसे? बाई मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, ठीक है, या फिर मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे बीएनएस में ये नया यहाँ ऐड हुआ है, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। आईपीसी में आपका ये नहीं यूज़ हुआ था। तो अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया जाए लेटर, फिगर या मार्क से कोई भी चीज़, या फिर इनमें से कोई भी एक से ज़्यादा तरीके से। और अब क्या है कि डॉक्यूमेंट में आपका इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी आएगा। और ये जो आपका एक्सप्रेस और डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसका इंटेंशन होना चाहिए कि उस ये जो आपका जो भी डिस्क्राइब किया गया है सब्सटेंस के ऊपर, ये किसी भी मैटर का, जो भी मैटर डिस्क्राइब किया गया उस मैटर का एज एन एविडेंस यूज़ हो सके, इंटेंशन हो या फिर वो यूज़ हो सके एज एन एविडेंस, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है कि इट इज़ इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड। ये कोई मतलब नहीं है, इट इज़ इमटेरियल कि किस तरह से या किस सब्सटेंस के ऊपर जो लेटर, फिगर या मार्क है वो एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। बस इतना मैटर करता है कि एक सब्सटेंस है उसके ऊपर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब किस तरह से किया जा रहा है, किस टाइप के सब्सटेंस पे किया जा रहा है, ये मैटर नहीं करता। और ये भी मैटर नहीं करता कि वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर यूज्ड इन कोर्ट और नॉट। मतलब कि जो सब मैटर, जो सब्सटेंस पे मैटर है वो एविडेंस की तरह यूज़ किया जाएगा, उसका इंटेंशन है कि नहीं, ये भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे इस फिर एक्सप्लेनेशन है इसका, आपका इलस्ट्रेशन हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन वन का। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन बताता है कि राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर कुछ लिखा गया है तो भी वो डॉक्यूमेंट में आएगा जो कि एविडेंस की तरह यूज़ हो सके। दूसरा आपका इलस्ट्रेशन है कि अगर अ चेक अपॉन अ बैंकर इज़ अ डॉक्यूमेंट, तो कोई चेक भी एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है। फिर पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक डॉक्यूमेंट है। फिर मैप या प्लान जो होता है जिसका कि एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सके, वो भी एक डॉक्यूमेंट में आएगा। फिर कोई भी नोटिफिकेशन, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। तो इलस्ट्रेशंस को ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा। फिर आपका एक्सप्लेनेशन टू आता है। एक्सप्लेनेशन टू में ये लिखा गया है कि अगर कोई भी मैटर जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है लेटर, फिगर या मार्क से, जो कि मर्सेंटाइल या फिर अदर यूसेज से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो उसको भी हम मानेंगे कि वो इसी सेक्शन में आता है। अब इलस्ट्रेशन अगर आप इसका पढ़ेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन टू आपको और क्लियर होगा। जिन्होंने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा होगा उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। कि जैसे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ या फिर कोई ऐसा चेक हुआ, जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जैसे मान लीजिए चेक होता है, तो चेक होता है तो उस पर अपना नाम लिखते हैं, साइन करते हैं। वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसमें क्या किया जाता है कि पीछे डॉक्यूमेंट के जो जो मतलब अमाउंट देने वाला होता है या जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा होता है, वो उसमें अपना नाम लिखता है, साइन करता है, और ये भी लिखता है पे टू द होल्डर, मतलब ये किसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़, यही इलस्ट्रेशन में लिखा गया है कि देखिए जो पीछे डॉक्यूमेंट के साइन करके लिखा जा रहा है ना कि इस इंसान को पे टू द होल्डर, इसी को इंडोर्समेंट कहते हैं। तो इलस्ट्रेशन आपको यही एक्सप्लेन कर रहा है कि वो भी एक डॉक्यूमेंट में आएगा, एक इंडोर्समेंट भी एक डॉक्यूमेंट में आता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेक्शन 9, जो कि आपका फ्रॉडुलेंटली है, आईपीसी में सेक्शन 25 में दिया गया था। तो डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जाता है कि अगर कोई भी ऐसा कोई कंडक्ट कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है जिससे किसी को डिफ्रॉड किया जा सके, तो वो फ्रॉड में आता है। नेक्स्ट आपका है डेफिनेशन 10, जेंडर। ये आईपीसी में सेक्शन 8 में आता है। इसमें लिखा गया है कि द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और जेंडर। तो जो आपका ये जो ही वर्ड है, ये आपका मेल के लिए यूज़ होगा, फीमेल के लिए भी यूज़ होगा और ट्रांसजेंडर के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो आपका आईपीसी था, आईपीसी में आपका ये ट्रांसजेंडर वर्ड नहीं यूज़ किया गया था, लेकिन यहाँ पे किया गया है। तो ये आपका न्यूली एडेड है, तो ये भी याद रखिएगा,
ठीक है। अब आपका इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया गया ट्रांसजेंडर के लिए। तो लिखा गया इसमें कि जो ट्रांसजेंडर वर्ड है इसका जो हम मीनिंग देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन के ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, जो कि एक्ट 40 ऑफ 2019 से आया है। ठीक है। लेकिन जो न्यू चेंजेस आए हैं ना बीएनएस में, जो आईपीसी में नहीं थे, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ध्यान देने के लिए, क्योंकि पूछेंगे वो एग्ज़ाम में। क्योंकि अभी ये एक्ट नया नया ही आया है तो बहुत डिटेल में तो पूछ ही सकते हैं, बट ये चेंजेस ज़रूर पूछने के चांसेस है। तो आपका डेफिनेशन 11 है गुड फेथ। अब इसमें ये जो आईपीसी में था ये सेक्शन 52 में डेफिनेशन था। तो यहाँ लिखा गया है कि नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब ये जो वर्ड है ड्यू केयर एंड अटेंशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। गुड फेथ जो है आपका, अगर कोई भी काम ऐसा हो, कोई भी एक्ट या कंडक्ट ऐसा किया जा रहा है जो कि बिना ड्यू केयर और अटेंशन के किया जा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, गुड फेथ में नहीं आएगा। ठीक। तो आइए नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है 12 गवर्नमेंट का। ये आईपीसी में सेक्शन 17 में दिया गया है। तो गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका डेफिनेशन 13 हार्बर, जो कि आईपीसी में सेक्शन 52 ए में दिया था। तो हार्बर का मतलब है कि इट इंक्लूड सप्लाइंग अ पर्सन, अगर किसी भी पर्सन को सप्लाई किया जा रहा है शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, अम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस, या फिर मतलब उसको पहुंचाया जा रहा है, और द असिस्टिंग ऑफ अ पर्सन बाय एनी मीन्स, मतलब किसी भी पर्सन को इस तरह से असिस्ट किया जा रहा है, उसके काम में साथ दिया जा रहा है, वेदर ऑफ सेम काइंड एज दोज इनमरेटेड, मतलब ये जो चीज़ें की जा रही हैं या फिर सेम काइंड की इस टाइप की चीज़ें अगर की जा रही हैं, तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि वहाँ पे हार्बर जो है ये दिया जा रहा है किसी को भी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हार्बर का डेफिनेशन। तो बस हार्बर सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें यही बस है कि किसी भी पर्सन को ये चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं। अब जो इस क्लॉज में नहीं लिखा गया है वर्ड, अगर इससे मिलता जुलता भी कोई चीज़ अगर किसी पर्सन को असिस्ट किया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है, उसको अप्रहेंशन से बचने के लिए, मतलब वो पकड़े ना जाए, इसमें उसकी हेल्प अगर की जा रही है तो हार्बर कहा जाएगा। आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है 14, जो कि आपका आईपीसी में सेक्शन 44 दिया है। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को कोई हार्म किया जा रहा है और वो इलीगल किया जा रहा है, इलीगल तरीके से किया जा रहा है, इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, तो ये आपका क्या होगा, इंजरी में आएगा। एग्जाम में पूछते हैं कि बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ये चार आपको ऑप्शन में देके पूछेंगे। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट आपका आता है डेफिनेशन 15, जो कि आपका सेक्शन 43 आईपीसी में दिया गया है। इसमें लिखा है इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। यहाँ पे आपका जो वर्ड इलीगल का मीनिंग आप जहाँ जहाँ भी बीएनएस में पढ़ेंगे, तो वर्ड इलीगल का मीनिंग यहाँ से आप देखिए, इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाई लॉ। अब देखिए यहाँ पे तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस, फिर आपका आता है प्रोहिबिटेड बाई लॉ, और फिर आता है और फिर फर्निशेस अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी अगर इलीगल आपको दिख रहा है बीएनएस में प्रोविज़न में, तो इलीगल में ये तीनों चीज़ें आएंगी। तो बहुत ध्यान से डायरेक्ट को पढ़िएगा कि कहाँ पे ऑफेंस लिखा है, कहाँ प्रोहिबिटेड बाय लॉ लिखा है, और कहाँ क्या लिखा है। कई बार आप पढ़ते होंगे तो लिखता है ना कि एक्सेप्ट फॉर ऑफेंस, तो एक्सेप्ट फॉर ऑफेंस लिखने का मतलब हो गया इस ऑफेंस की भी बात की जा रही है। जैसे आप अबेटमेंट का जब सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए इलीगल का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी चीज़ ऑफेंस हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, या फिर सिविल एक्शन, उसके मतलब कोई ऐसा ग्राउंड हो जिस पे सिविल एक्शन अराइज हो, तो वहाँ हम कहेंगे कि दैट पर्सन जो है वो लीगली बाउंड टू डू, मतलब वो पर्सन वहाँ पे लीगली बाउंड था उस काम को करने के लिए और उसने नहीं किया, तो वहाँ पे जो होगा, अगर उसने इलीगल ओमिशन किया है उस एक्ट को करने में, तो वहाँ पे हम मानेंगे कि वो भी आपका इलीगल में ही आएगा। देखिए इलीगल में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि इलीगल सिर्फ एक्ट ही हो, इलीगल एक्ट नहीं होता सिर्फ, इलीगल में ओमिशन भी आता है। अगर मेरी ड्यूटी थी कि मैं किसी की जान बचाऊं, तो वहाँ पे अगर मैंने जान नहीं बचाया, मैंने कुछ नहीं किया, तो वहाँ ओमिशन मैंने किया।
जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि लाइफ गार्ड की ड्यूटी होती है कि किसी कोई डूब रहा है तो उसकी जान बचाए, अगर उसने ओमिट किया है तो वो भी आपका इलीगल में ही आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है 16, जो कि आपका आईपीसी में सेक्शन 19 में दिया गया था, जज का डेफिनेशन। अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन। अब जज में जो है वो कौन कौन से पर्सन आते हैं ये हम देखेंगे। पहला क्लॉज ये कहता है कि वो पर्सन जो कि एम्पावर्ड बाय लॉ हो, मतलब उनको लॉफुली पावर मिली हो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग सिविल या क्रिमिनल में, या फिर डेफिनेटिव जजमेंट वो देते हो, या फिर जो जजमेंट देते हो जिसके खिलाफ अपील ना हो सके वैसा डेफिनेटिव जजमेंट, या फिर कोई ऐसा जजमेंट जो कि कोई और अथॉरिटी अगर कंफर्म कर दे वो भी डेफिनेटिव हो जाएगी। ये सारा ये जज में आएंगे। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि कोई भी बॉडी या पर्सन्स की बात हो रही है, विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। जैसे ट्राइब्यूनल भी हो गया, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ भी जजेस बैठते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी आपका बॉडी और पर्सन्स हुआ जहाँ पे लॉफुली वो एम्पावर्ड है कोई भी जजमेंट देने के लिए, तो वो भी आपके जज में आएंगे। ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन में लिखा गया है, इसका इलस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इलस्ट्रेशंस को बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से इसके पूछा जाता है। तो इलस्ट्रेशन में लिखा है कि अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट अगर अपने जुरिसडिक्शन में ट्रायल कर रहा है, अगर कोई ट्रायल चल रहा है, तो मजिस्ट्रेट अपने जुरिसडिक्शन में अगर किसी भी पर्सन पे जो भी चार्ज जो भी बने हैं उस पर अगर एक्सरसाइज करते हुए कोई भी फाइन या इम्प्रिजनमेंट की सज़ा देता है, भले उस सज़ा के खिलाफ अपील हो या ना हो, तो वो मजिस्ट्रेट अपने जुरिसडिक्शन में अगर काम कर रहा है तो वो भी जज कहलाएगा। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट डेफिनेशन आता है 17, जो कि आपका दिया गया है सेक्शन 45 आईपीसी में। इसमें लाइफ का डेफिनेशन दिया गया है। इसमें दिया गया है लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रारी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका लोकल लॉ का, जो कि आपका 18 में है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 42 में आता है। ये बताता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में अगर लगता हो, यानी कि स्टेट मेड लॉ को ही हम इनडायरेक्टली कहते हैं लोकल लॉ। देखिए, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ अलग होता है। स्पेशल लॉ वो होता है जो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाया जाता है, जैसे कि आपका मैटरनिटी एक्ट हुआ, ये स्पेसिफिक टॉपिक है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए अप्लाई होगा। लोकल लॉ वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेके बनते हैं, जैसे यूपी का लैंड लॉ हो गया, रेवेन्यू कोड हो गया, राजस्थान का अलग एक्सरसाइज एक्ट हो गया। तो ये सारे आपके लोकल लॉ में आएंगे जो स्टेट मेड लॉ होते हैं। ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन आपका 19 है, जो कि मैन का डेफिनेशन है। ये आईपीसी में सेक्शन 10 में दिया था। इसमें मैन हम उनको कहते हैं जो मेल ह्यूमन बींग किसी भी एज के हों। आपका फिर डेफिनेशन है नंबर 20। इसमें मंथ एंड ईयर दिया गया है, जो कि आपका सेक्शन 49 आईपीसी में दिया गया था। तो जहाँ भी मंथ या ईयर यूज्ड होता है, हम लोग मंथ और ईयर जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इंडिया में कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं ब्रिटिश कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर, तो आप बताएंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है 21, जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी दी गई है। आईपीसी में ये सेक्शन 22 में था। मूवेबल प्रॉपर्टी में वो सारी प्रॉपर्टीज आएंगी जो भी आपका लैंड या थिंग्स, मतलब लैंड को छोड़ के, क्योंकि भाई धरती तो कहीं चलेगी नहीं ना, और जो लैंड के साथ जो भी जुड़ी हुई चीज़ें, मतलब अर्थ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं, वो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंटली धरती से अटैच्ड की गई हो, वो भी आपका मूवेबल में नहीं आएगा। मतलब जो धरती से अटैच्ड है परमानेंटली फॉसन टू एनीथिंग विच इज मतलब सॉरी, जो भी आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी अर्थ से बिल्कुल अटैच्ड है, परमानेंटली अटैच्ड है, उससे भी अगर कोई चीज़ अगर जुड़ी हुई है, ऐड है उसमें, तो वो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी सारी प्रॉपर्टी आएंगी, बट एक्सेप्शन क्या है, लैंड या फिर कोई ऐसी चीज़ जो धरती से जुड़ी हुई हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो धरती से जुड़ी हुई चीज़ से भी जुड़ी हुई हो। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट डेफिनेशन आता है 22, जिसमें नंबर दिया गया है, जो कि आईपीसी में सेक्शन 9 में था। तो नंबर में आपका सिंगुलर नंबर भी आता है, और सिंगुलर नंबर में यहाँ
प्लूरल नंबर भी आएगा, और जहाँ आपका प्लूरल आएगा वहाँ सिंगुलर भी आएगा। मतलब अगर कहीं पर्सन्स यूज़ किए गए तो हम उसको एज अ पर्सन भी मान सकते हैं, जहाँ पर्सन यूज़ है वहाँ पर्सन्स भी मान सकते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है 23, जिसमें ओथ दिया गया है। सेक्शन 51 आईपीसी में ये दिया था। ओथ का मतलब होता है इंक्लूड्स अ सोलेम अफर्मेशन सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ वेदर इन अ कोर्ट और नॉट। मतलब ओथ का मतलब तो आप अच्छे से समझ रहे हैं ना, किसी को शपथ दिलाई जाती है या फिर मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने मतलब ऑथराइज्ड, अगर लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड है और किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने लॉफुल तरीके से कोई डिक्लेरेशन अगर दिया जा रहा हो वो भी ओथ में आ सकता है। और ये जो होता है कोई भी, ये भी जो है ये कोर्ट में भी यूज़ हो सकता है, प्रूफ करने के लिए कोर्ट में यूज़ किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। तो ये ज़्यादा पूछते नहीं है वैसे, सेक्शन का नंबर बस याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आपका डेफिनेशन आता है 24, जो कि आपका आईपीसी में दिया गया है 40। देखिए मैं जो ये नंबर बता रही हूँ ना, एग्ज़ाम में गलती से ये सेक्शन नंबर मत मार्क करके आइएगा। ये जब भी एग्ज़ाम में मार्क करिएगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, इसमें ऑफेंस दिया गया है। अब देखिए ऑफेंस जो है पहले सेक्शन 40 में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, क्योंकि हर जगह आपका, जैसे आपने स्टार्टिंग में सेक्शन 1 to 5 पढ़ा होगा, वहाँ भी ऑफेंस वर्ड यूज़ हुआ था, तो वहाँ भी हम यहाँ से रेफरेंस लेते हैं ऑफेंस वर्ड का। तो सेक्शन 40 में आईपीसी में ऑफेंस वर्ड यूज़ था। तो जो बीएनएस में ऑफेंस वर्ड यूज़ हो रहा है, ये हम कोई मोरल क्राइम या फिर और कोई क्राइम के लिए यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक लीगल क्राइम के लिए जो ये डेफिनेशन है ऑफेंस का वो यूज़ होता है। अब यहाँ देखिए पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन इन सब क्लॉजेस ए एंड बी। मतलब अब ए और बी क्लॉज में जो भी चैप्टर या सेक्शंस आपके अभी नीचे, अभी हम पढ़ेंगे आगे की स्लाइड में, क्लॉज ए और क्लॉज बी, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको एकदम छोड़ दीजिए। यहाँ पे बस पढ़िए कि द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ये मैंने लिखा है। थिंग का मतलब यहाँ पे जो होता है ना, थिंग, तो थिंग का मतलब सामान नहीं है। थिंग का मतलब यहाँ है कि कोई भी, अगर आप या मैं कोई ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं जिससे कि कुछ भी ऐसा अनलॉफुल कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, कोई भी कॉन्सिक्वेंस अगर होता है तो वो वहाँ पे क्या होगा, ऑफेंस में आएगा। तो यहाँ आगे अच्छे से पढ़िए, इसमें लिखा है कि कोई भी ऐसा कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट, जिसका कि कॉन्सिक्वेंस बीएनएस के किसी भी प्रोविज़न में लिखा गया है और वो पनिशेबल है। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ कि अबेटमेंट जो है, अबेटमेंट के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है बीएनएस में, तो अबेटमेंट ऑफेंस नहीं होता। लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड, अबेटमेंट हमेशा किसी न किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करके लिखा गया होगा बीएनएस में, वही पनिशेबल है। तो जिसके लिए पनिशमेंट नहीं लिखी गई है वो ऑफेंस नहीं है। अबेटमेंट इज नॉट ऑफेंस, बट अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ क्राइम इज एन ऑफेंस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब आपका जो लिखा गया था उसमें पहले वहाँ पे कि एक्सेप्ट इन क्लॉज ए एंड बी, जो भी आपका बीएनएस में पनिशेबल है, जो भी कंडक्ट पनिशेबल होगा वो सारा ऑफेंस में आएगा। अब यहाँ एक कंडीशन दी गई है, आप लोगों को आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जितने भी कंडक्ट हैं बीएनएस में जिनकी पनिशमेंट दी गई है बीएनएस में, एक्सप्रेसली मेंशन की गई है, वही ऑफेंस होते हैं। और पहले ऊपर लिखा गया था कि ए और बी क्लॉज को छोड़ के बाकी सारे ऑफेंस में आ जाएंगे, लेकिन अब यहाँ एक और कंडीशन दी गई है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि जो ए और बी क्लॉज में जो पनिशमेंट, जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं, अब इनकी पनिशमेंट कहाँ मिलेगी। तो क्लॉज ए में जो दिया गया है चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है, और ये जितने भी आपके सेक्शन है, जैसे सेक्शन 8 का सब सेक्शन 2, 3, 4 एंड 5, फिर सेक्शन 9, 49, 50, 52, 54, 55, 56, ये बाकी सेक्शंस, और जितने आगे के ये सेक्शंस दिए गए हैं। अब इन सेक्शंस के लिए जो पनिशमेंट है, अगर इन सेक्शन में और ये चैप्टर 3 में अगर ऑफेंस वर्ड यूज़ हुआ है तो इसकी पनिशमेंट कहाँ मिलेगी, इसकी पनिशमेंट यहाँ मिलेगी, संहिता में बीएनएस में ही उसका पनिशमेंट मिल सकता है, या फिर किसी स्पेशल या लोकल लॉ में भी अगर कोई ऐसा प्रोविज़न दिया गया है तो वहाँ से भी पनिशमेंट मिल सकता है।
सिर्फ जो जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है और ये जितने भी आपके सेक्शंस दिए गए हैं, इनके लिए पनिशमेंट बीएनएस में भी मिल सकता है, स्पेशल और लोकल लॉ में भी मिल सकता है। फिर आपका बी क्लॉज है। अब यहाँ उठेगा क्वेश्चन कि बी क्लॉज में जितने सेक्शंस मेंशन किए गए हैं, इनके लिए पनिशमेंट कहाँ मिलेगा। अगर बी क्लॉज में ये जो सेक्शंस दिए गए हैं, अगर इनके लिए इन सेक्शंस में अगर ऑफेंस वर्ड यूज़ होता है, तो इनके लिए जो पनिशमेंट है वो आपको कहाँ पे मिलेगी। उनकी पनिशमेंट आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ स्पेशल और लोकल लॉ में। उसकी भी एक कंडीशन है कि स्पेशल और लोकल लॉ में भी आपके क्या होना चाहिए, एक और इम्पॉर्टेंट, कि 6 महीने या उससे ज़्यादा की सज़ा होनी चाहिए, भले फ़ाइन उस पर हो या ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने या उससे ज़्यादा की सज़ा अगर उस ऑफेंस के लिए स्पेशल या लोकल लॉ में मिल रही है, तभी वो ऑफेंस उसमें पनिशेबल होगा। बी क्लॉज के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका डेफिनेशन 25, जो कि ओमिशन है। आईपीसी में ये सेक्शन 33 में दिया गया था। ओमिशन का मतलब होता है सीरीज ऑफ ओमिशन और सिंगल ऑफ ओमिशन, दोनों होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका पर्सन का, जो कि आईपीसी में सेक्शन 11 में था। पर्सन में देखिए यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछते हैं कि पर्सन का मतलब कंपनी भी होता है, एसोसिएशन भी होता है, बॉडी ऑफ पर्सन्स भी होगा, भले। और ये जो वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट यूज़ किया गया, ये बॉडी ऑफ पर्सन्स के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन 27, ये पब्लिक का है। ये इसमें ये आईपीसी में 12 में दिया गया था। इसमें आता है पब्लिक या फिर कोई भी ऐसी क्लास ऑफ पब्लिक या फिर कोई भी ऐसी कम्युनिटी को हम पब्लिक कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका डेफिनेशन 28, जो कि पब्लिक सर्वेंट का है, जो कि सेक्शन 21 आईपीसी में दिया गया था। ये बहुत बड़ा सेक्शन है, तो मैं इसको बस आपको शॉर्ट में बताते जा रही हूँ, आप इसको खुद से पढ़िएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस सेक्शन से ज़रूर पूछे जाते हैं कि पब्लिक सर्वेंट कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो कोई भी पर्सन जो कि यहाँ इन क्लॉजेस में फॉल करेगा, वो वही पब्लिक सर्वेंट सिर्फ होता है। जैसे कि कोई भी ऑफिसर अगर आर्मी का हो, नेवी का हो या एयरफोर्स का हो, वो पब्लिक सर्वेंट होगा। या फिर दूसरा क्लॉज है कि अगर कोई जज है, इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाई लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ, मतलब कोई जज हो या फिर कोई भी पर्सन जो एम्पावर्ड बाय लॉ हो कोई भी एक्ट करने के लिए खुद से, या फिर कोई मेंबर हो बॉडी ऑफ पर्सन्स हो, मेंबर्स हो बॉडी ऑफ पर्सन का, या फिर एनी एजुकेटरी फंक्शंस को करने के लिए, ये भी जज में मतलब ये पब्लिक सर्वेंट आएंगे। तो आपका सी क्लॉज है, इसमें कहा गया है कोई भी ऑफिसर होगा अगर कोर्ट का, जैसे कि लिक्विडेटर हुआ, रिसीवर, कमिश्नर, जिसकी की ड्यूटी होगी एज एन सच ऑफिसर कोई भी मैटर को इन्वेस्टिगेट या रिपोर्ट करने के लिए, या फिर बनाने के लिए, ऑथेंटिकेट, या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए, या फिर कोई चार्ज या एक्सेट्रा, ये सारे मैटर को करने वाला भी पब्लिक सर्वेंट में आएगा। फिर आपका जो डी क्लॉज है उसमें बताया गया है कि एसेसर या कोई भी पंचायत का मेंबर होगा, वो भी अगर कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट कर रहा है, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आएगा। कोई आर्बिट्रेटर हुआ या फिर कोई पर्सन हुआ जिसको कि or other person to whom any cause or matter has been referred for any decision or report by court, ये भी आएंगे पब्लिक सर्वेंट में। every person who holds any office by virtue of which is empowered to place or keep any person in confinement, मतलब किसी को confinement में रखने के लिए अगर कोई empowered है, वो भी एक तरह से पब्लिक सर्वेंट में आ सकता है। फिर जी क्लॉज है कि कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है, ये भी आ सकता है। फिर एच क्लॉज में है कि कोई भी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है एज अ सच ऑफिसर टू कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आ सकते हैं। इसको आप खुद से पढ़िएगा, बहुत बड़े सेक्शन है ये। और फिर आपका नेक्स्ट है कोई भी ऑफिसर है जिसकी की ड्यूटी है, ये फिर से रिपीट हो गया, ये एज अ पर्पस फिर विलेज टाउन या डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये सारे आएंगे आपके पब्लिक सर्वेंट में। फिर आपका कोई ऐसा पर्सन हो गया जो कि ऑफिस होल्ड करता है प्रिपेयर करने के लिए पब्लिश मेंटेन ये सब इलेक्शन की चीज़ों को, इलेक्शन के जो भी इलेक्टोरल रोल या फिर इलेक्शन कंडक्ट कराने वाला, वो भी पब्लिक सर्वेंट में ही आता है। अब नेक्स्ट आपका आता है ये के क्लॉज। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है कई बार कि जो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट हैं इनमें कौन कौन आते हैं। तो कोई भी आपका जो पर्सन होगा जो कि सर्विस या फिर पे करता हो, एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट और रेमुनरेटेड बाय फीस और कमीशन, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट उसको पे कर रही हो,
तो वहाँ पे वो भी, या जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वो भी आपका पब्लिक सर्वेंट में आएगा। सर्विस या लोकल अथॉरिटी जो उसको पे कर रही है वो भी आएगा। जो, और वो लोकल अथॉरिटी जो है कहाँ डिफाइन होनी चाहिए, एज अ जनरल क्लॉज एक्ट। फिर यहाँ पे है कॉरपोरेशन जो है, जो कि सेंट्रल या स्टेट एक्ट के द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा ये कॉरपोरेशन अगर इस्टेब्लिश हुआ है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो ये भी आपका एज अ आ सकता है पब्लिक सर्वेंट में। अब एक इम्पॉर्टेंट केस आता है करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, क्योंकि उन्हें जो है गवर्नमेंट जो है वो पे करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन है। आप इसके एक्सप्लेनेशन को खुद से पढ़िएगा, मैं इसको नहीं ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप इसको पढ़िएगा खुद से। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रूर से पढ़िएगा कि पब्लिक सर्वेंट में एक्चुअल में आते कौन है। मैंने यहाँ एक लिस्ट बना दिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के, जिसमें मैंने लिख दिया है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमएलए होते हैं, लिक्विडेटर, सिविल जज, member of panchayat, assisting a court of justice, CM of a state, chairman of central board of film censors, employee or manager of a nationalized bank, commissioner officer in military, ये सारे आपके पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देखिएगा और ये इलस्ट्रेशन भी देख लीजिएगा इसका। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आता है आपका डेफिनेशन 29, जो कि आपका आईपीसी में सेक्शन 26 में दिया गया है, रीज़न टू बिलीव। यहाँ इसका डेफिनेशन है कि इफ़ एनी पर्सन है सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। यहाँ पे एग्जाम में अक्सर ये वर्ड आपको पूछ लेते हैं कि रीज़न टू बिलीव में क्या यूज़ किया गया है, तो सफिशिएंट कॉज टू बिलीव वर्ड यूज़ किया गया है कि अगर सफिशिएंटली बिलीव किसी को है तो वो रीज़न टू बिलीव में आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका सेक्शन 30, ये डेफिनेशन 30 जो कि आईपीसी में सेक्शन 41 में था, स्पेशल लॉ। मैंने आपको बताया अभी कि अगर लॉ, कोई भी लॉ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनाया गया है, जैसे मैटरनिटी एक्ट हुआ, आर्म्स एक्ट हुआ, तो ये सारे स्पेशल लॉ कहलाएंगे। और अगर जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा आईपीसी और स्पेशल लॉ के बीच, तो हमेशा स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करता है अनटिल एंड अनलेस स्पेशल लॉ में किसी प्रोविजन में ये लिखा गया हो कि ये आईपीसी को ओवरराइड करेगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन 31, जो कि आईपीसी में सेक्शन 30 में दिया गया था, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट विच इज और पपोर्ट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाई एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर, मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि कोई लीगल राइट क्रिएट हो रही हो, एक्सटेंड हो रही हो, ट्रांसफ़र हो रही हो, या फिर रिस्ट्रिक्ट हो रही हो, एक्सटिंग्विश या रिलीज हो रही हो, or whereby any person acknowledge that he lies under legal liability or has a certain legal right। तो इसके वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी का डेफिनेशन है, क्योंकि एग्जैक्टली डेफिनेशन दे के आपको बहुत सारे स्टेट में पूछा जाएगा। और इलस्ट्रेशन इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी पर्सन ने बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम अगर लिख दिया है तो क्या वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी आएगी, तो ऑब्वियसली वो एक इंडोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, तो वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाती है। अब आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी का कुछ एग्जांपल्स देके, तो ये कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी के एग्जांपल्स हैं, जैसे पोस्टल रिसिप्ट फॉर एन इंश्योर्ड पार्सल, रेंट नोट, प्रोमिसरी नोट, ये सारे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका डेफिनेशन 32, जो कि आपका आईपीसी में सेक्शन 48 में आता है, वेसल का डेफिनेशन। तो कोई भी चीज़ अगर बनाई जाए जिससे कि वाटर में मतलब ट्रैवल किया जा सके, वही आपका, और ट्रैवल मतलब ह्यूमन बींग्स या प्रॉपर्टी, यानी कि एक चीज़ ह्यूमन बींग या फिर प्रॉपर्टी जो है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके, वही आपका वेसल होता है। फिर आपका डेफिनेशन 33 आता है, जो कि आईपीसी में आपका सेक्शन 39 में दिया गया है, वॉलेंट्रली। कोई भी पर्सन वॉलेंट्रली कोई एक्ट करता है, ये हम कब कहेंगे, व्हेन ही कॉज इट बाय मीन्स वेयर ही इंटेंडेड टू कॉज इट, जब उसकी इंटेंशन हो वैसी कंडक्ट को करने की, या फिर कोई ऐसा काम वो करे जब करते वक्त उसको ये पता हो या फिर रीज़न टू बिलीव हो। यहाँ लिखा है ना, ही न्यू और हैड रीज़न टू बिलीव, यानी पहला हो गया कि उसकी इंटेंशन हो, दूसरा कि जब वो एक एक्ट को कर रहा है उस वक्त उसे पता है, ही नोज और ही हैज़ सफिशिएंट रीज़न कि अगर वो ऐसा करता है तो उससे वैसा कॉन्सिक्वेंस अराइज होगा, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि उसने वॉलेंट्रली एक्ट किया है। अब यहाँ इलस्ट्रेशन दिया गया है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन ने
कोई पर्सन ए है, उसने क्या किया कि एक शहर में वो रहता है और उसने क्या किया कि चोरी रॉबरी करने के लिए उसने घरों में आग लगा दी। अब इससे क्या होता है कि एक घर में एक पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो था, भले ही एक ही इंटेंशन नहीं थी डेथ करने की, लेकिन अगर उसको ये पता था कि उसको आग लगाने से, अब भाई वो घर में किसी के आग लगा रहा है, रात में कोई इंसान सो रहा होगा, तो ये बट नेचुरल चीज़ है, नॉर्मल सी बात है कि उसे पता है कि अगर वो आग लगाएगा तो उस घर में कोई मर भी सकता है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि उसने वॉलेंटरी डेथ कॉज किया है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपका आता है 34, जो कि आपका सेक्शन 31 आईपीसी में दिया गया था। विल में आता है एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, यानी कि विल आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपका एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है, एक नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। अगर कोई मरने से पहले कोई अपनी वसीयत बनाता है, वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट विल होता है। अगर कोई मर गया, कोई विल नहीं बनाया, तो वो एक नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट बनते हैं उसके लिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिकली। फिर आपका डेफिनेशन 35 आता है वुमेन का, जो कि आईपीसी में सेक्शन 10 में दिया गया था। इसमें आता है फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। फिर डेफिनेशन 36 आता है रॉन्गफुल गेन, जो आईपीसी में आपका सेक्शन 23 में गया था। तो गेन का मतलब होता है अनलॉफुल मीन्स, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच एनी पर्सन इज नॉट लीगली इंटाइटल। मतलब किसी की ऐसी लीगली इंटाइटल प्रॉपर्टी है और आप उसके लिए लीगली इंटाइटल नहीं है, और आप उसकी प्रॉपर्टी से इलीगल तरीके से कोई भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो आपका रॉन्गफुल गेन में आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है डेफिनेशन 37, जो कि रॉन्गफुल लॉस है, आईपीसी में सेक्शन 27 में दिया गया था। तो इसमें लिखा है द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल। मतलब मान लीजिए कि किसी की कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो लीगली इंटाइटल्ड है और हम ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से उसकी वो प्रॉपर्टी उससे हम छीन लेते हैं, तो हम यहाँ पे अनलॉफुल तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को हम उससे छीन रहे हैं, तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये रॉन्गफुल लॉस में आएगा। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन 38, जो कि सेक्शन 23 आईपीसी में दिया गया है। इसमें दिया गया है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो लिखा है कि गेनिंग रॉन्गफुली का मतलब क्या है, कि गेनिंग रॉन्गफुली में सिर्फ यही नहीं है कि कोई पर्सन प्रॉफिट ही कमा रहा है गलत तरीके से, इसमें ये भी आएगा कि अगर कोई पर्सन रॉन्गफुल तरीके से रिटेन करता है या फिर अक्वायर करता है रॉन्गफुल तरीके से प्रॉपर्टी को किसी के, तो वो भी गेनिंग रॉन्गफुली में आएगा। लूजिंग रॉन्गफुली में अगर हम देखें तो इसमें क्या आएगा, व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन अपनी लीगली इंटाइटल प्रॉपर्टी से उसको हम अलग रखते हैं या फिर उसको हम उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर देते हैं, उससे उसकी प्रॉपर्टी दूर कर देते हैं, छीन लेते हैं, तो वो आपका लूजिंग रॉन्गफुली में आएगा। ये दोनों जो आपके सेक्शन ये डेफिनेशन 37 और 36 जो दिया था आपका, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस और गेनिंग रॉन्गफुली लूजिंग रॉन्गफुली, इसको थोड़ा क्लियर तरीके से एक बार याद कर लीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में कई बार ऑप्शन में पूछते हैं तो कन्फ्यूज़न भी होता है। फिर आपका ये लास्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन 39, जो कि न्यू ऐड किया गया है। इसमें बस इतना ही सिंपल सा लिखा है कि जो भी आपके वर्ड या एक्सप्रेशन बीएनएस में दिए गए हैं, डिफाइन नहीं किए गए हैं, सिर्फ दिए गए हैं, कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर वो आईटी एक्ट में डिफाइन है तो हम वहाँ से उसका डेफिनेशन लेंगे, अगर वो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन है तो हम वहाँ से लेंगे। इनका मीनिंग हम इन दोनों जगह से लेंगे, अगर कोई वर्ड या एक्सप्रेशन डिफाइन है बीएनएस में और नहीं डिफाइन नहीं है बट एक्सप्रेस किया गया है तो। ठीक है। तो आज की ये वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट आपको जो मैं सेक्शन 3 बताऊंगी उसमें कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड सेक्शन है, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ अगर इसमें आपको अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।